नमस्कार दोस्तों, कहानी पुरानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी महान कथाकार प्रेमचंद की लिखी कहानी सच्चाई का उपहार। तहसीली पाठशाला बनाव के प्रथम अध्यापक मुंशी भवानी साहब को बागवानी करने का बहुत शौक था। क्यारियों में भांति भांति के पुष्प और पत्तियां लगी हुई थीं। द्वारों पर लताएं चढ़ा दी थीं। इससे पाठशाला की शोभा अधिक हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ करने में सहायता लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते, इससे उनका मनोरंजन होता था। किंतु क्लास में 4-5 लड़के जमींदारों के थे। उनमें कुछ ऐसी दुष्ट प्रकृति थी कि यह मनोरंजन कार्य भी उन्हें बेकार मालूम होता। उन्होंने बाल्यकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान हृदय में भरा हुआ था। वह हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से नफरत थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई न कोई बहाना करके उड़ जाते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते और कहते, वाह पढ़े फारसी बेचे तेल, यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो पाठशाला में किताबों से सिर खपाने की क्या आवश्यकता। यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी दंड देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ता था। आखिर में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का फैसला किया। 10 बजे पाठशाला लगती थी, लेकिन वे उस दिन 8 ही बजे आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नालियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़े खोद डाली। मारे डर के छाती धड़क रही थी कि कोई देखता ना हो, लेकिन एक छोटी सी फुलवारी को उजाड़ते कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया। तब ये लड़के जल्दी से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने एक सहपाठी का चेहरा दिखाई दिया। यह एक दुबला पतला, दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। बड़ा गंभीर शांत बालक था। उधम पार्टी के लड़के उससे ईर्ष्या करते थे। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। यकीन हो गया कि इसने जरूर देख लिया। यह मुंशी जी से कहे बिना ना रहेगा, बुरे फंसे, आज खैर नहीं है। यह राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए। यह सलाह हुई कि इसे मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर सवेरे कैसे आ गए? हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत परेशान किया करते थे, यह करो वह करो, मगर यार देखो, कहीं मुंशी जी से कह मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम ने कहा, कह क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दे, मुंह मीठा करा दे। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर सबक याद करने की छुट्टी नहीं मिली, यहीं बैठकर पढ़ूंगा। जगत सिंह, अच्छा मुंशी जी से कहोगे तो नहीं? बाज बहादुर, मैं खुद कुछ ना कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो। जगत सिंह, कह देना, मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर, यह झूठ मुझसे ना बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, हमने कह दिया कि चुगली ना खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ ना बोलेंगे। जयराम, तो हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार है। जब 10 बजे पाठशाला लगी और मुंशी भवानी साहब ने बगीचे की यह हालत देखी तो गुस्से से आग हो गए। बगीचे के उजड़ने का इतना मलाल ना था जितना लड़कों की शरारत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत्य किया होता तो वह सिर्फ हाथ मलकर रह जाते, किंतु लड़कों के इस अत्याचार को सहन न कर सके। जे हुई लड़के क्लास में बैठ गए। वह तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बगीचा किसने उजाड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा ना था जो इस घटना को ना जानता हो, किंतु किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उठकर साफ साफ कह दे।
सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। मुंशी जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। चिल्लाकर बोले, मुझे यकीन है कि तुम्ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम हो साफ कर दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा। फिर कोई ये ना कहे कि हम बेकसूर मारे गए। एक लड़का भी ना बोला, वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद, तुम जानते हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व जैसा प्रकाश था, आंखों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्त वर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा। भवानी साहब बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेश मात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर पांचों अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाईं। सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले निशान बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई की वजह से उसके रक्त के प्यासे हो गए। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। इस समय क्लास के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए। ऐसा मारो कि फिर पाठशाला में मुंह न दिखावे। ये हमारे घर का भीदी है, दगाबाज, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी भनक ना थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की ओर चला। मार्ग में एक अमरूद का बाग था। वहां जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, किंतु बचने की कोई युक्ति ना थी। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाज बहादुर, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाइए। बाज बहादुर, मैंने तुमसे कह दिया था, जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना ना छोड़ेंगे। ये कहते ही बाज बहादुर की तरफ घूसा तानकर आगे बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक टहनी लेकर छपटा। बाकी लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वह रिजर्व सेना थी, जो जरूरत पड़ने पर दोस्तों के दल की मदद के लिए तैयार थी। बाज बहादुर कमजोर लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि पल भर में यह तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया, तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और दोनों कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर, पर बहुत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और भी बलवान बनाए हुए था। उछल उछल कर वार करता और हटाता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती। जरा देर में उसकी धज्जियां उड़ गईं। जब तक वह उसके हाथ में तलवार रही, उसके निकट आने की कोई हिम्मत ना करता था। निहत्था होने पर वह ठोकरों और घूसों से जवाब देता रहा, मगर आखिर में ज्यादा संख्या ने फतह पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक घूसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें पथरा गईं और मूर्छा सी आ गई। दुश्मनों ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के बाद बाज बहादुर को होश आया। कलेजे पर चोट लग गई, घाव ओछा पड़ा था। तिस पर खड़े होने की ताकत ना थी। हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर यह विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते ही में सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकल भागा, कोई उधर से। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे।
वहां पहुंचकर उसकी जान में जान आई। जयराम, कहीं मर ना गया हो, मेरा घूसा बैठ गया था। जगत सिंह, तुम्हें पसली में नहीं मारना था, अगर तिल्ली फट गई होगी तो ना बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़ी ही मारा था, सहयोग ही था, अब बताओ क्या किया जाए। जगत, करना क्या है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो ना फंसूंगा। जगत, अकेले कौन फंसेगा, सब साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाज बहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसलिए मेरा मशवरा है कि कल पाठशाला जाओ ही नहीं, नाम कटा के दूसरी जगह चलें, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम, और जो इम्तिहान होने वाला है। जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही ना था, एक ही महीना तो और रह गया है। जगत, तुम्हें अब की जरूर वजीफा मिलता। जयराम, हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी तो फिर। जगत, कुछ नहीं, तरक्की तो हो ही जाएगी, वजीफे से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, बाज बहादुर के हाथ लग गया। जगत, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन पाठशाला लगी। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आया था, लेकिन डर के मारे उसका बुरा हाल था। कल के दर्शक गण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह ना पिस जाएं। बाज बहादुर रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है, किसी ने उसकी चर्चा ना की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ खुश दिख पड़ता था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि यह लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही फैसला किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी तारीफ करते थे, मगर वे तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं पता न था। वह घर से पाठशाला को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडा खेलते, शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस संग्राम के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित्त से संदेह दूर ना होता था। बाज बहादुर ने अवश्य कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है। गए और बेभाव की पड़ी। यही सोचकर पाठशाला आने का साहस ना कर सकते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता दिखाई दिया। इन लोगों को ताज्जुब तो हुआ, किंतु उसे अपने दरवाजे पर आते देखकर कुछ उम्मीद बंध गई। यह लोग अभी बोलने भी ना पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों दोस्तों, तुम लोग पाठशाला क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। जगत, पाठशाला क्यों जाएं, जान भारी पड़ी है, मुंशी जी एक हड्डी भी ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों, वली मोहब्बत, दुर्गा सभी तो आते हैं, मुंशी जी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। जयराम, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक के 3-3 जड़ी होंगे। बाज बहादुर, आज पाठशाला चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत, यह झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाज बहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता? उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की? बाज बहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूसा ना पड़ता तो मैं तुम लोगों को लड़ाई के मैदान से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत, चलो तो यार, लेकिन यकीन नहीं आता, तुम हमें झांसा तो नहीं दे रहे हो, कचूमर निकलवा लोगे? बाज बहादुर, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। यह शब्द बाज बहादुर ने ऐसी विश्वास उत्पादक रीति से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के बाद तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निर्णय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र पाठशाला में पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, क्लास में जो इम्तिहानी सवाल हुए उन्हें नकल कर लो।
फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आधे घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम, हम तो जान पर खेलकर पाठशाला आते थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी यकीन न आता। जगत, भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे माफी मांगे। जयराम, हाँ यह भी खूब सूझी आज ही। जब पाठशाला बंद हुई तो क्लास के सब लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सबके सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग उज्जड, गवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसे? सबके सब उसके गले मिले। इसकी चर्चा सारी पाठशाला में फैल गई। सारी पाठशाला बाज बहादुर की पूजा करने लगी। वह अपने पाठशाला का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का उपहार मिला। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सच्चाई का उपहार।